Yeah, today I will discuss some questions related to Shakespeare. Yeah, I will interact with you. PDF file which I shared in WhatsApp group. In that PDF file you find what? In that PDF file you find that there are some questions on Shakespeare. उसको लेकर के हमने मैं बात करूँगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट शीट है। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि काफी शिद्दत से इसको तैयार किया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट शीट है जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन शेक्सपियर से रिलेटेड है। तो शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। आई होप इट्स विजिबल। अगर विजिबल हो तो मुझे बता दीजिए, देन आई वुड लाइक टू स्टार्ट। यस सर, विजिबल सर। Okay, okay. So we are running this class under the banner of JS English Literary Society, and you find that it's what it's an academic platform which was which was established in Allahabad, and this the credit goes to this platform that it helps all the people, all the aspirants who are preparing for TTP, PGT, UGC, there, all these with any competitive examination with English. So here in today's class, what I have in today's class, I'm going to discuss with you some questions related to Shakespeare, और आप कह सकते हैं कि समथिंग लिटरेरी टर्म से। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम इज एन एग्जाम्पल। जो लाइफ है ये ड्रीम है, ये किसका एग्जाम्पल है, या व्हाट डू यू फाइंड। ये एक फिगर्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है। लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शैडो, अगर याद होगा मैकबेथ में कहा गया है, तो वहां पे लाइक आ गया, इसलिए लगता है वो सिमली है। लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन ख्वाब है। अगर इस तरह का आता है तो ये किसको प्रेजेंट कर रहा है। इस शोज की ये आपका क्या है, मेटाफर है। ऑलरेडी यू नो कि मेटाफर में क्या होता है कि कैसे दोनों चीजों को एक मान लिया जाता है, दोनों चीजों में एक रूप देखा जाता है। सो यू सी कि लाइफ इज अ ड्रीम इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। मेटाफर का यह एग्जाम्पल है। इट्स अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, या एक तरह का फिगर ऑफ स्पीच है, इन विच अ वर्ड और फ्रेज literally denoting one kind of object or idea is used in place of another to suggest a likeness, कि दोनों में समानता है, और और एनालॉजी बिटवीन देम, या उन दोनों में एनालॉजी, दोनों एक ही जैसे हैं। देखिए मेटाफर का मतलब सिंपल सा, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इन हिंदी, दैट इज कॉल्ड रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में दो चीजों के बीच में कोई उपमा नहीं होती, बल्कि दोनों चीजों को एक मान लिया जाता है। यहाँ पे दोनों चीजों को क्या, एक एक तो आपका लाइफ शब्द आया और दूसरा आपका ड्रीम शब्द आया। ये दिखाने की कोशिश की जा रही, जो लाइफ है वही ड्रीम है, जो ड्रीम है वही लाइफ है। दोनों के बीच में एनालॉजी है, या दोनों के बीच में लाइकनेस है, समानता है, दोनों एक ही चीज है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मेटाफर। सो यू फाइंड हियर कि लाइफ इज अ ड्रीम, दिस इज व्हाट, दिस इज मेटाफर। अगर यही पे कहता है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, दैट इज अ सिमली। सिमली में दोनों के बीच में क्या होता है कि समानता दिखाई जाती है, दोनों एक नहीं माने जाते। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिमली एंड मेटाफर। हियर यू हैव टू रिमेम्बर, ये जितना भी चीजें हैं वो किस तर्ज पर है, कैसे चल रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसको समझने के लिए। बाकी नीचे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, मेटाफर के हैं। लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल। हंसी जो है क्या है, आत्मा की म्यूजिक है। लाफ्टर जो हंसी है इज द म्यूजिक ऑफ सोल। अमेरिका इज मेल्टिंग पॉट। अमेरिका एक जो पिघलता हुआ बर्तन है। टाइम इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। द वर्ल्ड इज अ स्टेज। लाइफ इज अ रोलर कोस्टर। Her lovely voice was music to his ears. Her tears were a river flowing down her cheek. उसका जो टीयर्स है वो जो है एक नदी है जो कि उसके गालों से बह रहा था, गालों के सहारे नीचे की ओर बह रहा था। Her tears were a river flowing down her cheeks. The thunder was a mighty lion.
जो बिजली की गड़गड़ाहट थी वह एक शेर के जैसी थी। द विंड वाज अ हाउलिंग वॉफ, जो हवा थी वो एक हाउलिंग वॉफ। सो यू फाइंड कि जितना भी दिया गया है, these are the examples of metaphor, a metaphor का है। So in the first question you came to know about a figure of speech, that is what, that is a metaphor. Again I would like to tell you, metaphor is a figure of speech. metaphor एक ऐसा figure of speech होता है जिसमें दो चीजों को एक मान लिया जाता है। मेटाफर इन हिंदी रूपक अलंकार, दोनों का रूप एक जैसा है, उनमें सिमिलरिटी नहीं बल्कि दोनों एक है। अगर आप सिमिलरिटी देखते हैं तो उसके लिए क्या आप यूज करते हैं, सो, एज और लाइक, तब वह क्या हो जाएगा, सिमिली हो जाएगा। इन सिमिली देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन टू थिंग्स, बट इन मेटाफर टू थिंग्स आर, आप कह सकते हैं टू थिंग्स आर वन, दोनों एक जैसे हैं, वे दोनों एक ही है। उसका सारा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि क्या क्या है। लेकिन इनमें भी जो पहला है, लाफ्टर इज द म्यूजिक ऑफ सोल, इम्पोर्टेंट है। कैमल इज द शेप ऑफ द डेजर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका फोर्थ है, द वर्ल्ड इज द स्टेज, की जीवन एक स्टेज जैसा, जो एज यू लाइक इट, इनका लाइन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिक्स है, हर लवली वॉइस वाज म्यूजिक, की उसकी खूबसूरत जो आवाज थी वह म्यूजिक थी, उसके कानों के लिए म्यूजिक थी जो है। तो वॉइस और म्यूजिक के बीच में सिमिलरिटी दिखाया गया है। हर टीयर्स वाला, तो दीज थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर कि क्या दिया गया। आई थिंक कि यू गॉट क्वेश्चन नंबर वन। अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं क्वेश्चन नंबर टू कवर करूं। यस सर। क्या जी सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर सर। कैन एनीवन रिस्पॉन्ड मी? Yes, sir. क्लियर सर। यस सर। नाउ यू आर गेटिंग क्वेश्चन नंबर टू। जो क्वेश्चन नंबर टू है उसमें किन चीजों को लेकर के बात की गई है, वी हैव टू गो हियर। यू फाइंड कि जो क्वेश्चन नंबर टू है, क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिखाया गया, क्वेश्चन नंबर टू में द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ सटायर इज, जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है सटायर का, सटायर का मुख्य उद्देश्य क्या है। सटायर का मुख्य उद्देश्य है टू मॉक, विलाप करना, टू अराउज पिटी, दया को जन्म देना, टू प्रेज, प्रशंसा करना, टू रिडिक्यूल फॉली आर वाइज। टू रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का मतलब होता है हंसी उड़ाना, फॉली का मतलब होता है वीक पॉइंट, आर वाइज, वाइज का मतलब भी क्या होता है, अवगुण। अगर किसी आदमी में कोई अवगुण है, वीक पॉइंट है, कमी है, तो उस कमी को क्या करना, व्यंग करना, उस पर व्यंग के माध्यम से उसमें सुधार की गुंजाइश कराना। ये तुम्हारी कमी है, इसको तुम जो है क्या कर सकते हो, अपने अंदर सुधार लाओ। तो सटायर का पर्पस ये होता है, अगर कभी भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सटायर, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सटायर इज टू रेडिक्यूल फॉली आर वाइस। आगे लिखा भी है, टू रेडिक्यूल फॉली आर वाइस। सटायर इज यूज्ड टू अटैक अ पर्सन, सटायर का यूज किया जाता है एक आदमी पर हमला, हमला करने का मतलब कोई वार जैसा हमला नहीं है, शब्दों का बाण जिसको कहा जाता है, या शब्दों की बौछार जो है, तो शब्दों का बाण है सटायर में। इससे शब्दों से हमला किया जाता है। एंड आइडिया, या एक विचार है या बिहेवियर दैट यू थिंक इज बैड और सिली, जो कि क्या हो सकता है, बैड या सिली हो सकता है, दिस इज सटायर। तो when you talk about satire, these points you have to keep in mind कि satire ये चीज होता है, क्या क्या चीज होता है satire, जो है आपका फॉली है या उसपे। तो satire का ऑब्जेक्टिव या पर्पस क्या, किसी भी व्यक्ति में जो अवगुण है, किसी भी व्यक्ति में जो कमी है, उसको व्यंग के माध्यम से जो है हाईलाइट करना, उसको बताना, प्लस उसमें सुधार की गुंजाइश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट शोज you are joking or that you be the opposite what of you say is known as a irony। इसके पहले भी आपको बताया जा चुका है। a way of speaking, जब आप इस तरीके से बात करें, that shows, जो यह दिखाता है, you are joking or that you be the opposite, कि आप किसी के साथ जोक कर रहे हैं, या आपका मतलब ये होता है कि जो आप कह रहे हैं उसका अपोजिट सेंस निकले।
तो क्या होता है, आयरनी होती है। आयरनी के बारे में कहा जाता है कि आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच। आयरनी एक फिगर ऑफ स्पीच है in which we find two meanings, meaning on surface and meaning under surface. But meaning under surface is more important rather than meaning on surface. जो meaning छुपी हुई है वो ज्यादा important होती है meaning on surface का. So you find कि irony is very important. Irony is a literary device which contains two meanings, meaning on surface and meaning under surface. Meaning under surface is much important than meaning on surface. और उसका सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया कि अ वे ऑफ स्पीकिंग दैट शोज यू आर जोकिंग और दैट यू मीन द अपोजिट ऑफ व्हाट यू से इज ट्रू। जैसे अगर आप किसका लीजिए, जस्ट यू वांट यू हैव टू टेक द एग्जांपल ऑफ मैकबेथ में किंग डंकन का। किंग डंकन जब मैकबेथ के महल में जाता है तो कहता कहता कि ये बहुत ही खूबसूरत जगह, कहता कि बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे ठंडी हवाएं आ रही है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि यही महल उसके लिए ग्रेव बनने जा रहा है, यही पे उसका मर्डर होगा। तो वो तो उसको खूबसूरत जगह के रूप में सोच रहा है, बट रियल मीनिंग क्या निकलती है, यू फाइंड दैट कि दैट कैसल बिकम्स हिज ग्रेव या टर्न्स इनटू हिज ग्रेव, और उसके कब्रिस्तान में तब्दील हो जाता है। तो वहां कुछ और वो कहता है, कुछ और निकलता है। तो आयरनी के बारे में कह रहा है, आयरनी इट्स अ लिटरेरी डिवाइस। यह एक लिटरेरी डिवाइस है विच कंटेन्स टू मीनिंग, जिसमें दो मीनिंग होती है, मीनिंग ऑन सरफेस, ऑन सरफेस मतलब जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, एंड मीनिंग अंडर सरफेस होता है। मीनिंग अंडर सरफेस इज मच इंपॉर्टेंट रादर देन मीनिंग ऑन सरफेस। जो मीनिंग अंडर सरफेस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मीनिंग ऑन सरफेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ से सारे क्वेश्चन शेक्सपियर से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा इसमें से ये गलत है। मैथ्यू अर्नाल्ड सेड अबाउट शेक्सपियर इन हिज सोनेट। मैथ्यू अर्नाल्ड ने अपने सोनेट शेक्सपियर में कहा, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन thou art फ्री, कि बहुत सारे लोग जो है हमारे क्वेश्चन से बचते हैं, लेकिन जो आपकी कला है वो फ्री है। सबसे पहला मैं इतना तो ये बात सही है, ये पॉइंट सही है। मैं जस्ट जानना चाहता हूँ कि शेक्सपियर नाम का सोनेट किसने लिखा है, हु हैज रिटन शेक्सपियर, जो ये सोनेट है किसने लिखा। मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड। या मैथ्यू अर्नल। मैथ्यू अर्नोल्ड सर। या गेटिंग योर वॉइस। सर आप वॉइस सही आ रही है। मेरी वॉइस नहीं जा रही है। सर आपकी वॉइस सही आ रही है, शायद आपके साइड हम लोग की नहीं जा रही है, क्योंकि सर नहीं, तुरंत अब मुझे आई रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। हाँ, अब मुझे आई आपकी आवाज, आप सारे लोगों की आ रही है। तो मैंने कहा था ओके। कि जस्ट आई वांट टू नो हु हैज रिटन सोनेट शेक्सपियर। सोनेट शेक्सपियर किसने लिखा है। मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने। और ये कहता है शेक्सपियर के बारे में, अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन thou art फ्री, हु सेज या हु सेड। सर मैथ्यू अर्नोल्ड। सर मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। इसका क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, कि ये जो बताता है ये बता रहा है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर की तारीफ की है। उन्होंने एक सोनेट लिखा और यह सोनेट पेट्रार्चन मॉडल पर आधारित था, और उसमें उन्होंने शेक्सपियर की तारीफ की, और शेक्सपियर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे मैं क्वेश्चन करता हूं आपको लेकर, आपकी लाइफ को लेकर के, लेकिन वे जवाब देने में सक्षम नहीं है। तो अदर्स अबाइड आर क्वेश्चन thou art free। ऑप्शन बी है, मिल्टन प्रेज्ड शेक्सपियर। मिल्टन ने शेक्सपियर की तारीफ की एज डियर सन ऑफ मीनिंग ग्रेट एयर ऑफ फेम। ये चीज कई बार पूछा जा चुका है कि ये कोटेशन किसका है। मिल्टन जो शेक्सपियर के बारे में थे, डियर सन ऑफ मेमोरी, आप हमारे जो है मेमोरी के सबसे अच्छे बेटे हैं, ग्रेट एयर ऑफ फेम, और आप जो है प्रसिद्धि के जो है सच्चे उत्तराधिकारी है। एयर माने उत्तराधिकारी, HEIR, ग्रेट एयर ऑफ फेम। सन ऑफ मीनिंग मेमोरी, ग्रेट एयर ऑफ फेम, हु सेड दिस लाइन। सर मिल्टन।
John Milton. About whom? About whom? Shakespeare. सर शेक्सपियर। About शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर सर। सर वी आर नॉट गेटिंग योर वॉइस। About John Milton, sir. About John Milton, sir. सर की वॉइस नहीं आ रही है, किसी और को आ रही है क्या? हाँ इधर सबको आ रही है, हम लोगों को, सर को नहीं आ रही है। नहीं आ रही है नहीं सर की वॉइस किसी को आ रही है? सर की Yes, आवाज yes. नहीं आ रही है आवाज। आई गेस नहीं आ रही सर का माइक म्यूट है। हाँ हाँ सर आई का गेस माइक सर का माइक म्यूट है। मैसेज कर देते हैं उनको। वीडियो बंद है, वीडियो बंद है। हेलो, यस सर। अब आवाज जा रही है? यस सर अभी आ रही है। Yes, sir. अब आ रही यस सर आ रही है। हाँ सर आ आवाज रही आ है। रही है, okay. Yeah, I was just saying कि there is C, option C, and in option C you find Albert says, Albert कहते हैं, शेक्सपियर इज अनराइवल्ड इन लिटरेचर, शेक्सपियर की तुलना लिटरेचर में किसी से नहीं की जा सकती है। ये बात किसने कहा है? एल्बर्ट ने कहा, एडवर्ड एल्बर्ट ने। एल्बर्ट का मतलब एडवर्ड एल्बर्ट, ही वाज अ वेल नोन हिस्टोरियन, हिस्टोरियन मतलब कि अ वेल नोन राइटर हु हैज रिटन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एडवर्ड एल्बर्ट सेज शेक्सपियर इज अनराइवल्ड, शेक्सपियर अनराइवल्ड है, मैचलेस है, किसमें? इन लिटरेचर, लिटरेचर में, उनकी तुलना लिटरेचर में किसी दूसरे से नहीं की जा सकती है। बेन जॉनसन सेड, बेन जॉनसन ने उनके बारे में कहा है, स्वीट स्वान ऑफ एवन, जो शेक्सपियर है वो स्वीट स्वान ऑफ एवन है। एवन जो है एक जगह का नाम है, मीन्स रिवर का नाम, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर। सो आई जस्ट वांट टू नो कि who said about विलियम शेक्सपियर कि शेक्सपियर इज अनराइवल्ड इन लिटरेचर, शेक्सपियर जो है लिटरेचर में शेक्सपियर की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा सकती, वो अनराइवल्ड है। who said? एडवर्ड एल्बर्ट। एडवर्ड एल्बर्ट सेड। एंड who said कि शेक्सपियर स्वीट स्वान ऑफ एवन, शेक्सपियर जो है स्वीट स्वान ऑफ एवन है, who said? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन सेड। और एवन क्या है? सर रिवर है। नेम ऑफ रिवर। एवन इज द नेम ऑफ रिवर जो उनके गांव से गुजरी हुई थी। अगर आपको याद होगा कि एक लाइन आती है कि शेक्सपियर वाज बोर्न ऑन स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन वारविकशायर। स्ट्रैटफोर्ड जो है वो विलेज का नाम है, एवन जो है नदी का नाम है, वारविकशायर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ये तीन शब्द है, पूछा भी जाता है कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट है बेन जॉनसन कॉल्ड शेक्सपियर स्वीट स्वान, ये तो हो गया। लास्ट लाइन है या ऑप्शन क्वेश्चन 4 का ई है, बेन जॉनसन रोट अ क्रिटिकल एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर टू प्रेज हिज ट्रेजी कॉमेडी। यानी कि बेन जॉनसन ने एक क्रिटिकल एसे लिखा था, उसका क्या नाम है? प्रीफेस टू शेक्सपियर। ये गलत है, इसको बेन जॉनसन ने नहीं लिखा था, इसको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। दोनों में अंतर है, बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है एज ऑफ इनलाइटमेंट में आए हुए हैं। एज ऑफ इनलाइटमेंट ऑगस्टन एज के बाद आता है, जिसका समय 1745 से 1750 है। आंसर में मैंने एक्सप्लेन किया है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा था क्रिटिकल एसे प्रीफेस टू शेक्सपियर टू एडमायर शेक्सपियर, शेक्सपियर की तारीफ करने के लिए, फॉर स्टार्टिंग अ न्यू टाइप ऑफ जॉनरा ऑफ प्ले, एक नए तरह का प्ले लिखने के लिए, जिसको क्या कहा जाता है? ट्रेजी कॉमेडी। और ट्रेजी कॉमेडी का एक एग्जांपल कौन सा? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जो 1596 ईस्वी में आई है। तो आई जस्ट वांट टू नो हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये जो क्रिटिकल एसे है इसको किसने लिखा?
डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर जॉनसन। सैमुअल जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल डॉक्टर जॉनसन बिलोंग्स टू विच एज, किस एज से बिलोंग करते हैं? सर एज ऑफ सेंसिबिलिटी और एज ऑफ एनलाइटमेंट। या एज ऑफ सेंसिबिलिटी, उसी को एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है। वही एज ऑफ प्रोज एंड रीजन है, वही एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। ये जो एज ऑफ इनलाइटमेंट, एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन या एज ऑफ इनलाइटमेंट रहा है, इसका समय कब से कब तक था? सर 1745 to 1785। यस, फ्रॉम 1745 टू 1785। अंग्रेजी की पहली डिक्शनरी किसने लिखा है? Who wrote the first डॉक्टर dictionary? जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। या पहली डिक्शनरी कब पब्लिश हुई इंग्लिश की? 1755। कोड 1755। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 2 जर्नल भी निकाला था, उस जर्नल का क्या नाम था? द आइडलर एंड द रैम्बलर। The name of the journal was The Idler and the Rambler। ये रट लीजिएगा, The Idler and the Rambler। Now the next question बहुत ही important question है, ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। काफी एक क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन बहुत है, काफी कुछ मैंने बताया कि आज की शीट बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर शेक्सपियर को कवर कर रही है। Which of the following is wrong? इनमें से कौन सा wrong है? In his Queen's Gardens, रस्किन says, अपनी किताब क्वींस गार्डन में जॉन रस्किन कहते हैं, शेक्सपियर कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस नो हीरोज। शेक्सपियर की कॉमेडी में केवल हीरोइंस है, हीरोज नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, मैं यही क्वेश्चन आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। Who said Shakespeare's comedy has only heroines no heroes? शेक्सपियर की कॉमेडी में केवल हीरोइन से हीरो जॉन रस्किन सर। जॉन रस्किन ने किस किताब में कहा है? क्वींस क्वींस गार्डन। जॉन रस्किन ने क्वींस गार्डन्स में ये बात कही हुई है कि शेक्सपियर कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस नो हीरोज। पहला पॉइंट सही है। दूसरा पॉइंट है कि एसी ब्रैडली पेड टाइमलेस ट्रिब्यूट। एसी ब्रैडली बहुत बड़े क्रिटिक है शेक्सपियर के ऊपर, जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि शेक्सपियर को दी हुई है अपनी किताब शेक्सपियरन ट्रेजेडी में। जो शेक्सपियरन ट्रेजेडी किताब है ये 1904 में पब्लिश हुई है। ये 3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शेक्सपियरन ट्रेजेडी किताब किसने लिखा है और ये किताब कब पब्लिश हुई है? 1904 में। आई जस्ट वांट टू नो Who has written Shakespearean Tragedy? Shakespearean Tragedy नाम का किताब किसने लिखा है? एसी ब्रैडले ने लिखा हुआ है। और एसी ब्रैडले की ये किताब कब पब्लिश हुई है? 1904। 1904 में पब्लिश हुई है। और शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज कौन कौन सी है? टेल मी द नेम ऑफ शेक्सपियर 4 ग्रेट ट्रेजेडीज। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। अगर इनको आपको एक सीक्वेंस में बताना होगा उनकी डेट के हिसाब से या उनके, तो कैसे बताएंगे? हॉल्म नहीं, होक्म, HOKM, होक्म। H से हैमलेट, O से ओथेलो, K से किंग लियर, M से मैकबेथ। हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, होक्म, HOKM, होक्म। I think you got it. Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Yes, yes. So you find कि AC ब्रैडली ने जो यहाँ पर टाइमलेस ट्रिब्यूट की बात की है, AC ब्रैडली ने जो टाइमलेस ट्रिब्यूट की बात की है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि उन्होंने शेक्सपियर ट्रेजेडी पर
और शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडीज हैं, एच से हैमलेट, ओ से ओथेलो, किंग से किंग लियर, एम से मैकबेथ। हैमलेट 1602 में पब्लिश हुआ, ओथेलो जो है आपका 1604 में पब्लिश हुआ, किंग लियर 1605 में पब्लिश हुआ, मैकबेथ 1606 में। फिर ऑप्शन सी है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, 1807 में आया हुआ है, रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। इसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखा और उनकी सिस्टर मेरी लैम्ब ने लिखा। कंटेन्स 20 टेल्स, इसमें कितनी कहानियां हैं? 20 कहानियां हैं। 4 टेल्स वर रिटन बाय लैम्ब, इसमें से 4 कहानियां चार्ल्स लैम्ब ने लिखी है। अबाउट द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की जो 4 ट्रेजेडीज हैं उसको लेकर के। एंड रिमेनिंग बाय मेरी लैम्ब, और जो बची हुई और कहानियां हैं उसको मेरी लैम्ब ने लिखा हुआ है। अबाउट द कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर कब पब्लिश हुआ? 1807 में। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसका वर्क है? चार्ल्स लैम्ब और मेरी लैम्ब का। चार्ल्स लैम्ब कौन रहे हैं? रोमांटिक एज के एसेइस्ट रहे हैं। मेरी लैम्ब कौन रही है? उनकी बहन रही है। तो इसमें टोटल कितनी कहानियां रही है? 20 कहानियां रही है। 20 में से जो है 4 जो है आपके चार्ल्स लैम्ब ने लिखा, जो कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर आधारित है, और जो है इसके अलावा जो बचा 16 वो मेरी लैम्ब ने लिखा, जो शेक्सपियर की कॉमेडी पर आधारित है। इसी तरह से ऑप्शन डी है अबाउट किंग लियर, चार्ल्स लैम्ब रोट इट कैन नॉट बी एक्टेड। किंग लियर के बारे में चार्ल्स लैम्ब ने लिखा कि ये एक्ट नहीं किया जा सकता, मतलब इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता। चार्ल्स लैम्ब ने किस प्ले के बारे में लिखा कि इसको परफॉर्म नहीं किया जा सकता है? सर किंग लियर। किंग लियर। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसका वर्क है? कब पब्लिश हुआ? सर चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब, published in 1807. और हाउ मेनी स्टोरीज डू यू फाइंड इन टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? There are 20 stories, 4 by There are Charles Lamb 20 and 16 by Mary Lamb. Yeah, 16 by Mary Lamb. Good. Now you find option E. Shakespeare sonnet published in 1609. शेक्सपियर का sonnet 1609 में पब्लिश हुआ by Thomas Thorpe. शेक्सपियर ने कितना sonnet लिखा है? सर 154। 154। गुड। शेक्सपियर के sonnet में कितना क्वार्ट्रेन है, कितना कपलेट है? सर 3 क्वार्टर एंड एक कपलेट। या गुड, 3 क्वार्टर। शेक्सपियर के sonnet का राइम पैटर्न? ए बी सर ए बी या ए बी सी डी ई एफ जी जी। शेक्सपियर का जो सॉनेट, हाँ, शेक्सपियर का जो सॉनेट है, कोई एक नाम बताइए जो आपने पढ़ा हो। टेल मी द नेम ऑफ एनी सॉनेट व्हिच यू हैव रेड। सर व्हेन इन डिस्ग्रेस। या एक तो आपको तुरंत ये बताना चाहिए ट्रू आपको ये बताना चाहिए ट्रू लव। सबसे पहला तो ट्रू लव आपने पढ़ा है, जो उनका है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, उसी का सबटाइटल ट्रू लव है, जो सोनेट नंबर 116 है। शेक्सपियर ने अपना सोनेट किन किन लोगों को डेडिकेट किया है? शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज सोनेट्स टू हुम, किसको डेडिकेट किया है? डार्क लेडी और क्यूपिड को, गॉडेस क्यूपिड, गॉड क्यूपिड को। नाउ if at the first folio of Shakespeare play came in 1623, शेक्सपियर के प्ले का पहला फोलियो, फोलियो क्या होता है? फोलियो का मतलब होता है कि एक ऐसी किताब जिसमें किसी की सारी रचनाएं शामिल कर ली गई हो, फोलियो। जैसे आपने अपने जीवन में कई ड्रामा लिखे और उन सारे ड्रामा को एक कलेक्शन करके लाया जाए, वो फोलियो होगा। तो शेक्सपियर के ड्रामा का जो पहला फोलियो, पहला जो कलेक्शन है, वो 1623 ईस्वी में आया। किसके द्वारा? हेमिंगवे और कॉन्डेल नाम का। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 लोगों ने, हेमिंगवे और कॉन्डेल नाम का। पहले प्ले में जब पहला फोलियो आया तो उसमें केवल 36 प्ले था, यह शामिल किया गया। एक प्ले जिसका नाम पेरिक्लस था, उसको उसमें से बाहर कर दिया गया। तो ओमिट का मतलब बाहर करना। लेकिन सेकेंड फोलियो में इसको इंक्लूड कर लिया गया। सेकेंड फोलियो कब आता है? 1632 ईस्वी में आता है।
आई जस्ट वांट टू नो शेक्सपियर के ड्रामा का पहला फोलियो कब आता है? 1623 सर। 1623 सेकेंड फोलियो कब आता है? 1632 में पहले फोलियो में कितना प्ले था? 36 प्लेस। पेरिकल्स पेरिक्लिस को ओमिट कर दिया गया था, बाद में इसको शामिल कर लिया गया। और कौन दो एक्टर थे जिन्होंने इनके फोलियो को लाया? हेमिंगवे एंड कॉन्डल। या उसके बाद जी द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर वाज डन आफ्टर 1603। शेक्सपियर के जो सबसे बेहतरीन वर्क आए हैं वो 1603 के बाद आए हैं, बात सही है। जो उनकी ग्रेट ट्रेजिडीज है, जो उनका रोमांस है, वो सब जो 1603 के बाद आता है, ये पॉइंट सही है। क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। क्रिस्टोफर मार्लो ने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया। याद होगा यूनिवर्सिटी विट्स में मैंने इसका जिक्र किया था कि क्रिस्टोफर मार्लो पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर। नेक्स्ट है टी.एस. एलियट कॉल्ड हैमलेट आर्टिस्टिक फेल्योर। ये बात भी सही है। टी.एस. एलियट ने ये बात जो है कही हुई है, किसमें कही हुई है? अपने एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में, कि जो शेक्सपियर का हैमलेट है वो एक सफल ड्रामा नहीं है। क्यों? चूंकि उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक नहीं है। फिर है द सोर्स ऑफ हैमलेट। जो सोर्स ऑफ हैमलेट जो प्ले है उसका सोर्स है थॉमस किड का स्पेनिश ट्रेजेडी, और एज यू लाइक इट का सोर्स है थॉमस लॉज का रोजालिंड। ऑप्शन के है डब्ल्यू बी ईट्स रोट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये गलत है। डब्ल्यू बी ईट्स ने नहीं लिखा था, टी.एस. एलियट ने लिखा था। टी.एस. एलियट रोट हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। इसी में उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, और इसी में उन्होंने कहा कि हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। मैं आपसे केवल एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम किसने लिखा? हु हैज रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम? टी.एस. एलियट ने। एंड हु सेड कि हैमलेट इज एन टी.एस. एलियट सर। या टी.एस. एलियट ने कहा हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। और हैमलेट का सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैमलेट? सर थॉमस किड स्पेनिश ट्रेजेडी। या गुड, थॉमस किड्स का स्पेनिश ट्रेजेडी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट? सर थॉमस लॉज रोजालिंड। थॉमस लॉज का रोजालिंड। एंड हु पेव्ड द वे फॉर शेक्सपियर? किस आदमी ने शेक्सपियर के लिए रास्ता तैयार किया? सर क्रिस्टोफर मार्लो। द बेस्ट वर्क ऑफ शेक्सपियर केम आफ्टर विच ईयर? 1603। शेक्सपियर सोनेट पब्लिश्ड इन 1609 बाय whom? थॉमस थॉर्पे। हेमिंगवे एंड कॉन्डेल तो उनका फोलियो ड्रामा का लेके आए। ठीक है, नाउ यू गॉट इट। या ओके, नाउ यू गॉट इट। नाउ यू सी नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द मिसमैच। इसमें आपको मिसमैच ढूंढना है, कौन से मिसमैच है। आप ये देखिएगा, ओथेलो का जो विलेन है, प्ले और विलेन दिया गया। ओथेलो का जो विलेन है वो इयागो है। हैमलेट का जो विलेन है क्लाउडियस है। किंग लियर में जो विलेन है एडमंड है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो विलेन है शाइलॉक है। एज यू लाइक इट जो यहाँ पे दिया जा रहा है डॉन जॉन, ये गलत है। डॉन जॉन जो है ये किसका विलेन है? मच एडो अबाउट नथिंग का। डॉन जॉन इज द विलेन ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग। यागो जो है वो अनरिडीम्ड विलेन है, इसमें इस तरह से रहा है। तो एज यू लाइक वाला ही मिसमैच्ड है। द टेम्पेस्ट का जो विलेन है वो एंटोनियो और सिबेस्टियन को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि इनमें से किसका विलेन है, आपको मेरे साथ रिपीट करना। ओथेलो का विलेन कौन है? सर यागो। हैमलेट का विलेन कौन है? क्लाउडियस उसका चाचा था, ये ध्यान में रखना है। किंग लियर का में विलेन कौन है? एडमंड। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में विलेन कौन है? शाइलॉक है। द टेम्पेस्ट का विलेन कौन है? और डॉन जॉन किस प्ले में विलेन का काम करते हैं? हाँ,
और किस विलेन को द स्पार्टन डॉग कहा गया है? सर यागो। यागो सर, यागो सर। यागो को क्या कहा गया है? द स्पार्टन डॉग। अनरिडीम्ड विलेन इज कॉल्ड द स्पार्टन डॉग। ये सारे क्वेश्चन शेक्सपियर से है, शेक्सपियर से क्वेश्चंस आता है, कैरेक्टर्स आते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड आउट द मिसमैच्ड हीरोइन ऑफ शेक्सपियर प्ले। शेक्सपियर के प्ले की जो मिसमैच्ड हीरोइन है आपको उसको जो है कवर करना है कि किसमें किसमें है। सो आप ये देखते हैं द टेम्पेस्ट का हीरोइन कौन है? द टेम्पेस्ट का हीरोइन मिरांडा है। मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन बीट्रिस है। ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन जो है वो आपका वायला है। मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्सिया है। मीजर में जो है दे रहे इसाबेला है। सिम्बेलिन में ओलिविया, ये गलत है, ओलिविया ट्वेल्थ नाइट में है। सो ओलिविया एक कैरेक्टर है ट्वेल्थ नाइट की, ना कि हीरोइन है। वो जो हीरोइन है वो कौन है? वायला। वायला हीरोइन है, ओलिविया आपका क्या है? उसकी एक कैरेक्टर है। और इसमें दिया जा रहा है कि सिम्बेलिन की जो हीरोइन है वो कौन है? इमोजीन, IMOGENE। तो ये चीज ध्यान, इमोजीन इज द हीरोइन ऑफ सिम्बेलिन, ओलिविया इज अ लीडिंग कैरेक्टर इन ट्वेल्थ नाइट। फिर से मेरे साथ रिपीट करिएगा, द टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन है? मिरांडा सर। मिरांडा। मच एडो अबाउट नथिंग की हीरोइन? ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन? मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन? पोर्सिया। मीजर की हीरोइन? इसाबेला। सिम्बेलिन प्ले की हीरोइन? इमोजन। इमोजीन, यानी इमोजीन। और जो ओलिविया है वो किस प्ले की लीडिंग कैरेक्टर है? ट्वेल्थ नाइट की। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड आउट द रॉन्ग फैक्ट। इनमें से आपको जो रॉन्ग फैक्ट है वो ढूंढना है। शेक्सपियर इन हिज किंग हेनरी फिफ्थ इंट्रोड्यूसेस कोरस। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में कोरस का यूज किया? क्योंकि शेक्सपियर के प्ले में कोरस का यूज नहीं होता है। शेक्सपियर इन हिज किंग हेनरी फिफ्थ, शेक्सपियर ने अपने प्ले हेनरी फिफ्थ में कोरस का यूज किया है, ये बात सही है। इन हिज किंग रिचर्ड थर्ड, जो रिचर्ड थर्ड उनका प्ले है, शेक्सपियर इंट्रोड्यूसेस द गोस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। शेक्सपियर ने पहली बार गोस्ट का यूज, भूत का यूज किया हुआ है, किसमें जो है आपका फॉर द फर्स्ट टाइम रिचर्ड थर्ड में किया है, ये बात भी सही है। ओनली 3 ऑफ हिज प्लेस, केवल उनके 3 प्ले लव्स लाइबर लास्ट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और जो टेम्पेस्ट है वर रिटन ओरिजिनली फॉर प्राइवेट परफॉर्मेंस। ये जो लिखे गए थे प्राइवेट परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि ये पब्लिकली परफॉर्म नहीं किया जाएगा, बल्कि प्राइवेट परफॉर्मेंस रहेगा, इन द सेंस कि जैसे राजा रानी या किसी के दरबार में ही उसको परफॉर्म किया जाएगा, आम जनता के लिए परफॉर्म नहीं किया जाएगा। सैमुअल पेपिस एक डायरिस्ट है जो है, उन्होंने लिखा कि रोमियो एंड जूलियट द मोस्ट वर्स्ट दैट आई एवर सा इन माई लाइफ। रोमियो और जूलियट शेक्सपियर का सबसे बेकार प्ले है जो मैंने अपने जीवन में देखा। ये बात किसने लिखा? सैमुअल पेपिस ने लिखा है। फिर अगला है द विंटर्स टेल, सिम्बेलिन, पेरिक्लिस एंड द टेम्पेस्ट आर एन एग्जांपल ऑफ रोमांसेस। विंटर्स टेल उनका, सिम्बेलिन, पेरिक्लिस और जो टेम्पेस्ट है ये रोमांसेस के एग्जांपल है। फिर अगला है रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज शेक्सपियर्स फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। ये गलत है, जो उनका फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन है वो वीनस एंड एडोनिस है, ना कि रेप ऑफ ल्यूक्रीज है। रेप ऑफ ल्यूक्रीज शेक्सपियर का ही वर्क है, वो लॉन्ग नैरेटिव पोयम है, लेकिन वो इसको फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन नहीं कहा गया। आगे एक्सप्लेन किया गया, शेक्सपियर्स लॉन्ग नैरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन। इट इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा, 6 लाइन स्टैंजा में लिखा गया है एंड डेडिकेटेड टू WH को डेडिकेट किया गया है। इट इज अ लव पोयम, यह लव पोयम है इंस्पायर्ड बाय मार्लोज हीरो एंड लिएंडर, जो मार्लो के पोयम हीरो एंड लिएंडर से प्रभावित है। फिर आगे लिखा गया द रेप ऑफ ल्यूक्रीज इज रिटन इन 7 लाइन स्टैंजा, जो रेप ऑफ ल्यूक्रीज है 7 लाइन स्टैंजा में लिखा गया और ये भी WH को एड्रेस किया गया है या डेडिकेट किया गया है।
मैं क्वेश्चन नंबर 9 भी इस सीट का ले लेता हूं कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज कोलोनियल स्पिरिट, कौन से प्ले ऐसा है शेक्सपियर का जिसमें कोलोनियल स्पिरिट है? द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट है। कोलोनियल स्पिरिट का मतलब ये होता है कि किसी दूसरे जगह पर जा करके हमला करना और फिर वहां के लोगों को अपना गुलाम बना लेना। तो ऐसी थीम को लेकर के कौन सी प्ले डील करती है? द टेम्पेस्ट। मेरे साथ आप ये चीज बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो क्वेश्चन है कि शेक्सपियर का वह कौन सा प्ले है जिसमें कोलोनियल थीम दिखाया गया है? विच इज द प्ले? द टेम्पेस्ट। अभी आया हुआ था द टेम्पेस्ट, किस कैटेगरी में आता है? ट्रेजेडी में आता है, कॉमेडी में आता है, या रोमांस में आता है? रोमांस में। ठीक है, ठीक है। शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में कोरस का इंट्रोड्यूस किया हुआ है? हेनरी फिफ्थ में। शेक्सपियर ने अपने किस प्ले में सबसे पहले गोस्ट का यूज करते हैं? रिचर्ड थर्ड में। शेक्सपियर का वो कौन सा प्ले है जो केवल प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था? सर लव्स लेवल्स लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम और एंड द टेस्ट। द टेम्पेस्ट। ये 3 प्ले, लव्स लेवल्स लॉस्ट, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम एंड द टेम्पेस्ट, ये प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था। सैमुअल पेपिस ने किस प्ले को कहा है कि मैंने इतना बुरा प्ले अपने जीवन में नहीं देखा? रोमियो एंड जूलियट। शेक्सपियर के वो कौन से प्ले हैं जो कि रोमांस का उदाहरण है? या द विंटर्स टेल, सिम्बेलाइन, पेरिक्लिस एंड द टेम्पेस्ट। कौन सा उनका वर्क है जो कि जो है फर्स्ट एयर ऑफ इन्वेंशन के नाम से जाना जाता है? वीनस एंड एडोनिस। हु हैज रिटन रेप ऑफ ल्यूक्रीस, किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। नैरेटिव पोएम। या नैरेटिव पोएम। दोनों चीजें, रेप ऑफ ल्यूक्रीस, वीनस एंड एडोनिस, बोथ आर द लॉन्ग नैरेटिव पोएम ऑफ विलियम शेक्सपियर। जो आपका वीनस एंड एडोनिस है वो 6 लाइन्स स्टैंजा में है, रेप ऑफ ल्यूक्रीस आपका 7 लाइन्स स्टैंजा में है। दोनों WH को डेडिकेट है। जो वीनस और एडोनिस है वो अगर देखा जाए तो क्रिस्टोफर मार्लो का जो वर्क हीरो एंड लिएंडर, जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, उसको एक तरह से उसको मॉडल मान करके लिखा गया था। तो आज की क्लास का लास्ट शीट या लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द गिवन वर्ड्स, जो गिवन सेंटेंस है इसमें से आपको रॉन्ग पता करना है। चार्लेटन कॉल्ड शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एज द एपोथियोसिस ऑफ द सोल ऑफ मैन। चार्लेटन ने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी को एपोथियोसिस कहा। ये एक आदमी का एपोथियोसिस है, एक आदमी की आत्मा को जगाने वाली है। गेटे सेड, गेटे ने कहा, आई डू नॉट रिमेम्बर that any book or person or event in my life ever made so great impression upon me as the plays of Shakespeare। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि शेक्सपियर के अलावा किसी दूसरे आदमी की कोई किताब, कोई घटना मेरे जीवन को इतना प्रभावित की हो जितना कि शेक्सपियर के प्लेज ने मुझे प्रभावित किया। जॉन ड्राइडन ने कहा, आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर। मैं बेन जॉनसन को, यहाँ पे जॉनसन में यच नहीं रहेगा, बेन जॉनसन की बात है। जॉन ड्राइडन कहते हैं कि मैं जो है बेन जॉनसन की तो तारीफ करता हूँ लेकिन शेक्सपियर को मैं लव करता हूँ। ये एक बड़ी बात है। हैजलिट ने कहा है कि शेक्सपियर द बेस्ट पोएट ऑफ नेचर, नेचर का सबसे बड़ा पोएट अगर कोई है तो वो शेक्सपियर है। डेविड डचेस कहते हैं कि ही रिमेन द अनचैलेंज चैंपियन। शेक्सपियर ऐसे रहे हैं जिनको कोई जो है कभी चैलेंज नहीं दे कर सकता। रॉबर्ट ग्रीन ने उनके लिए अप स्टार्ट प्रो शब्द यूज किया है। सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज वाज सेड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ये गलत है, ये बात जो है बेन जॉनसन ने कही है। आगे आंसर में लिखा भी गया कि दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय बेन जॉनसन, कंटेम्प्रेरी ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर के कंटेम्प्रेरी थे। अ वेल नोन ड्रामेटिस्ट ऑफ जैकोबियन एज, जो जैकोबियन एज के बड़े ड्रामेटिस्ट थे। जैकोबियन एज 1603 से 1625। एंड पर एक्सेलेंस इन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के बड़े राइटर थे। ही वाज द फर्स्ट लाउरिएट पोएट, वो पहले लाउरिएट पोएट थे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर उनका सबसे इम्पोर्टेंट प्ले है।
he used the phrase mighty lines. उन्होंने जो phrase use किया mighty lines for the blank words used by Christopher Marlowe. Christopher Marlowe ने जो blank words use किया, उनके और प्लेस है वाल्पोन द एल्केमिस्ट, ये सब उनके पॉपुलर प्लेस है। तो मैं फिर से, मेरे साथ आपको केवल रिपीट करना है ताकि आपको और क्लियर हो जाए। किस आदमी ने कहा कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है वह एपोथियसिस ऑफ द सोल ऑफ मैन है? H.B. Charlton. चार्ल्टन ने कहा है। किसने कहा कि शेक्सपियर के अलावा न किसी दूसरे आदमी की किताब न घटना मेरे जीवन को इतना प्रभावित की जितना शेक्सपियर के प्ले? हाँ, उसका प्रोनाउंसिएशन गेटे होगा, गोटे नहीं, गेटे। गा में आय की मात्रा, टा में आय की मात्रा, गेटे। किसने कहा है कि मैं शेक्सपियर को लव करता हूँ और बेन जॉनसन को की तारीफ करता हूँ या प्रशंसा करता हूँ? जॉन ड्राइडन। किसने कहा कि शेक्सपियर जो है नेचर के ऊपर सबसे बड़े पोएट है? विलियम हैजलिट ने कहा है। किसने कहा है कि शेक्सपियर को जो है कोई शेक्सपियर को चैलेंज नहीं कर सकता, अनचैलेंज्ड है? डेविड डचेस। किसने अप स्टार्ट क्रो शब्द यूज किया या रॉबर्ट ग्रीन। किसने कहा सोल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट ऑफ द वंडर ऑफ आवर स्टेज? बेन जॉनसन किस एज से बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज। जैकोबियन एज की डेट क्या है? 1603 जैकोबियन एज के राजा कौन थे? जेम्स फर्स्ट, JAMES होना चाहिए, जेम्स फर्स्ट। कौन जो है सबसे बड़ा राइटर है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का? बेन जॉनसन। कौन पहला लाउरिएट पोएट था? बेन जॉनसन। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर किसने लिखा है? बेन जॉनसन ने। किसने वाल्पोन और एल्केमिस्ट लिखा? बेन जॉनसन। किसने माइटी लाइन्स वर्ड यूज किया क्रिस्टोफर मार्लो के ब्लैक वर्ड्स के लिए? बेन Johnson. So in this way, you have done today's sheet very well. You all have responded very well. Thanks for giving me your precious time. Thanks for listening me passionately. And again, on the behalf of JS English Literary Society, I welcome to all of you. And just concluding here today's session, if you have any doubt, you can just send me a question or anything if you have any query. And one thing I would like to tell you कि जितनी भी शीट कराई जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना एक्टिव होकर के उसको सुनते हैं और कितना अच्छे ढंग से आप उसको कवर करते हैं। सो टुडे वी हैव ईश्वर जी, चंद जी, एसके जी, प्रतिमा, ब्रजेश, शिवानी, शेखर जी, सीमा जी, जयगोपाल जी, शिव कुमार जी, शहर, प्रभुता, ईश्वर, कामना, विनोद, शेखर। ओके, सो कंक्लूडिंग